हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। तो आइए अब देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक और एक नए एनर्जी के साथ। इससे पहले हमने बता दिया था आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। फिर है अवक्षेपण अभिक्रिया बताए थे, ठीक है। तो आज हम लोग बताने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आया? आज हम बताएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब चलिए, उदासीनीकरण मतलब उदास कर देता है, साफ उदास। ज्यादा बनता है उदास कर देंगे, मार के दो हाथ क्या कर देता है, उदास कर देता है। कहता है ना अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तुमको उदास कर देंगे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें जल का भी निर्माण होता है। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ क्या करता है, क्रिया करके लवण जल का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? मतलब उदास कर दिया। ये देखिए, इसको आई मिलके NaCl बना दिया, आई पानी को बाहर निकाल दिया, मतलब साफ उदास हो गया। समझ में आया? दोनों मिलकर न्यूट्रल कर दिया। ये सीधा बेस है, ये साल्ट बना दिया। समझ में आया? अब देखिए HNO3 KNO3 बना देगा, और सब में क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। क्या बन रहा है? पानी। और सब में लवण बन रहा है। समझ में आया? तो इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया या लवण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। समझ में आया? चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे देखेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ती है वियोजन के लिए, मतलब हटाने के लिए। समझ में आया? कि जैसे है तो इसमें हीट किए तो दोनों अलग अलग हो गया, तो उसको वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है, तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए PbNO3 का होल 2 मतलब लेड नाइट्रेट, अब इसको हीट किए तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। समझ में आया? अब देखिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? अब देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत को लगाना पड़े और विद्युत लगाने पर क्या हो कि वो टूट जाए, तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है। समझे? विद्युत धारा के कारण होता है तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पानी में विद्युत अगर अप्लाई कीजिएगा तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, और नमक में डालिएगा तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाएगा। एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। समझ में आया? ये है। चलिए चलिए, अब देरी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता हो। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता में जो अभिक्रिया होती है उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न हो, ठीक है, संपन्न हो, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए AgCl सूर्य के प्रकाश Hb लिखेगा, समझे? तो आप बाई मिस्टेक नहीं रहिएगा कि Hb क्या है। Hb मतलब सूर्य प्रकाश। समझ में आया? सनलाइट। अब देखिए, इसको तोड़ के प्लस बना दे रहा है, क्लोरीन इधर निकाल दे रहा है, और इसको Ag प्लस निकाल दे रहा है, और इधर Br माइनस कर दे रहा है। समझ में आया? तो इसका दूसरा नाम है कौन, जिसे प्रकाश वियोजन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रकाश वियोजन। मतलब देखिए, प्रकाश क्या कर रहा है, एक तोड़ दे रहा है, दोनों को तोड़ के अलग अलग कर दे रहा है। देख रहे हैं? तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। चलिए, अब देखेंगे ताप रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ताप रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप की आवश्यकता हो
उसको हम लोग ताप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो ताप के कारण संपन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, ताप रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया? मतलब हीट डालेंगे, मान लीजिए एगो अभिक्रिया हम बता रहे हैं, मान लीजिए CaCO3 यहाँ हीट की है, तो हीट करने के बाद CaO प्लस CO2 बन गया। समझ में आया? तो इसे बोलेंगे ताप रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग ऊपर देखते हैं। अब कौन अभिक्रिया है? हाँ, कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है? तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा। समझ में आया? हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, चाहे हाइड्रोजन हटेगा या ऑक्सीजन हटेगा। तो देख लेते हैं ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण क्या है तो ऑक्सीकरण को देख लेते हैं। आकर आपको ऊपर देख लेते हैं क्या कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ता है, समझे, उसको ऑक्सीकरण या उपचयन बोलते हैं। ऑक्सीजन जुड़ना मतलब उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। समझ में आया? अब देखिए हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो उसको हम लोग कौन अभिक्रिया बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आया? अब देखिए MgO2 मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एहू में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एहू में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एहू में जुड़ गया और एहू में जुड़ गया, एनहू क्या होगा कि जुड़ जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपको कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप जानेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन क्या है? अपचयन देखिए हमारे जो बॉडी में जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, वो ऑक्सीकरण होता है। जैसे भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो वो क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। समझे? तो ये याद रखिएगा कि पाचन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए अब देखिए अपचयन और करण किसे कहते हैं। तो देखिए वो में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, में ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। समझ में आया? हाइड्रोजन जुड़ गया, इधर देखिए है में हाइड्रोजन जुड़ गया। समझ में आया? इसमें Cl2 का अवकरण हुआ, इसमें I2 का अवकरण व अपचयन हुआ। समझ में आया? आप जानेंगे रेडॉक्स। रेडॉक्स में अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है। समझ में आया? VBI है। रेडॉक्स अभिक्रिया उसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है। समझ में आया? तो देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब ऑक्स आ रहा है तो ऑक्सीकरण, और आ रहा है इसमें भी आएगा, सब के बाद आएगा मतलब अभी, तो समझ जाइएगा अवकरण। ठीक है? रेडॉक्स मतलब अवकरण दोनों एक साथ हुआ, ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ हुआ तो उसको रेडॉक्स अभिकरण अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आया? अब देखिए कॉपर ऑक्साइड इसके साथ कर रहा है तो ये कॉपर बाहर और क्या बन जा रहा है? वाटर। समझ में आया? अब देखिए यही है हाइड्रोजन सल्फाइड, एक साथ करेगा HCl और सल्फर बनाए। अब क्या होगा कि अब देखिए यह क्या हुआ, CuO2 उपचयन होगा तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और अपचयन होगा तो क्या हो जाएगा? अपचयन होगा तो यह देखिए कार्बन कॉपर अलग हो गया। समझ में आया? अपचयन हो गया। अब देखिए इसमें क्या लग रहा है? हीट लग रहा है, सबसे बड़ा हीट लग रहा है। समझ में आया? अब चलिए उपचयन अपचयन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, ये बात आप समझ जाइएगा। समझ में आया? यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। में ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, और इसमें हट गया, यहाँ से हट गया। चलिए अब चलेंगे
दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव। ठीक है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव। चलिए, अब प्रभाव क्या होगा? भोजन का पचना। बता दिए भोजन का पचना क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो देखिए कि भोजन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट होता है, पाचन क्रिया अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। जब कार्बोहाइड्रेट अपघटित होगा, टूटेगा तो ग्लूकोज बनाएगा, जो क्या है हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? अब वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया? ऊर्जा जैसे एनर्जी में आपको बदल जाएगा। अब देखिए, और हमें शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त होगा, और जो ऊर्जा मिलेगा उससे हम लोग शारीरिक कार्य कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया टूट कर, यहाँ जल बनाया, ऊर्जा बनाया, ऊर्जा जाके अपने के बॉडी के अंदर क्या करेगा? बल देने का काम करेगा। समझ में आया? अब देखिए 2 नंबर में क्या है? भोजन का दुर्गंधित होता है। क्या होता है कि गर्मी के दिन में भात बहुत महकने लगता है। समझ में आया? दुर्गंध देने लगता है, पूरा एकदम नाक, मन करता है कि फेंक दे। समझ में आया? भात अरुआ जाता है, दाल खटा जाता है, समझे? सब्जी में क्या हो जाता है। समझ में आया? तो ये सब होते रहता है। तो वो कैसे होता है? ऑक्सीकरण होने के कारण ऑक्सीकृत हो जाता है। समझ में आया? तो वो क्या करता है? देखिएगा, पानी बना दिया तो देखिएगा कि भात में पानी छोड़ देता है। समझ में आया? तो वो क्या होता है कि ऑक्सीकृत हो गया। समझ में आया? और उसको क्या होगा? बैक्टीरिया ये सब खाने लगा। बैक्टीरिया खाएगा तो उसको जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब जटिल जो पदार्थ है, जटिल पदार्थ से तोड़ेगा सरल पदार्थ में, तो क्या होगा कि वही दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। भोजन जब खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसे बासी भोजन कहते हैं, बसिया। समझ में आया? इसको बसिया बोलते हैं। अब देखिए, इसका मुख्य कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफी समय के बाद वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाते हैं। समझ में आया? तेल चाहे वसा वाला पदार्थ होगा तो ज्यादा देर तक वायु में रखिएगा तो ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसीलिए आप फ्रिज में रखिएगा। कहाँ? फ्रिज में। फ्रिज में रखिएगा, गर्मी के दिन में सब्जी वब्जी चाहे कुछ तो खराब नहीं होगा। समझ में आया? चलिए, काहे नहीं होगा? क्या कि इन्वायरमेंट उसको सेफ रखेगा। गर्मी में ज्यादा क्या होता है? एक्सपोजर होता है। ठीक है, एक्सपोजर होता है, और उसी के कारण क्या होता है कि आपको ये टूटने लगता है, चाहे गंध आने लगता है। समझ में आया? अब मान लीजिए सर गंध आएगा तो उसको रोकने का उपाय भी होगा, तो इधर उपाय दिया हुआ है। देखिए कौन कौन उपाय है। देखिए, भोजन को दूषित होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। तो देखिए 23 में पूछा है, तो इसको VVI लगा सकते हैं। समझ में आया? जब भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे उपाय, मतलब निम्नलिखित उपाय हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कौन उपाय है? चलिए बता रहे हैं, इधर दिया हुआ। देखिए 3 गो उपाय दिया है। ठीक है, 3 गो। पहला है वासायुक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ सिट्रिकम, ठीक है, लेसिथिन, जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। समझे? एक केमिकल होता है, समझे, विशेष प्रकार का साइट्रिक एसिड, उसको मिला देंगे तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा और भोजन को खराब नहीं होने देगा। समझ में आया? अब घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी उसका ऑक्सीकरण कम किया जाता है। समझ में आया? मतलब फ्रिज में रख के अब भोजन को सुरक्षित हम लोग कर सकते हैं। भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रखकर भी ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। समझ में आया? भोजन को ढक कर रखना होगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए तीसरा है कि ये तो हो गया इसका पॉइंट। अब आ गया संचारण। संचारण क्या होता है ये समझ ले। ठीक है, अब देखिए संचारण
संक्षारण प्रकृति में होने वाली एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जिसके बारे में धातु और अधातु चैप्टर में पढ़ना है। संक्षारण मतलब किसी चीज का ह्रास होना, धातु का ह्रास हो जाता है, समझे। ऑक्सीकरण होता है तो लोहा क्या होता है, सड़ने लगता है, समझ में आया। तो उसी को हम लोग संक्षारण बोलेंगे, समझ में आया। अब देखिए दहन की क्रिया मतलब जलने की क्रिया, कैसे जलता है कोई भी चीज, तो दैनिक जीवन में दहन की क्रियाएं होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ नहीं जल पाएगा, समझ में आया। तो देखिए जलावन के रूप में लकड़ी, कोयला, किरोसिन, पेट्रोलियम गैस आदि का जलना, समझ में आया। ये सब ईंधन है, इसको ईंधन बोलते हैं, समझे। लकड़ी, कोयला, किरोसिन को क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। अब देखिए इन सभी पदार्थों के जलने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होता है, और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हेल्प करता है, याद रखिएगा। कोई भी चीज जलने में क्या उपस्थित रहना चाहिए, ऑक्सीजन उपस्थित रहना चाहिए। चलिए चलिए अब हो गया, अभी इतने तक रहने देते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।